वेलकम टू मेडिसिन। तो यूनिट 13 हम करने जा रहे हैं एजुकेशन एंड पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आएगा इसका मतलब रिजर्वेशन है, आरक्षण जो प्राप्त होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, 2 वीडियोज़ में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं बोलूँगी कि जिसमें पर्टिकुलर पार्ट है इश्यूज ऑफ एक्सेस, रिटेंशन एंड पुअर परफॉर्मेंस, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इग्नू में असाइनमेंट हो, पेपर हो, काफ़ी रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, और भी चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं। बट ये वाला जो पार्ट आपका है 13.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो हमें पता है एक चीज़ कि समाज में इनइक्वालिटीज़ रही हैं, असमानताएं जो हैं लोगों के बीच में रही हैं। कोई अगर किसी अलग रेस से बिलोंग करता है, मान लीजिए कि वाइट लोग ब्लैक लोगों से करते हैं, कास्ट के बेसिस पे होता है, एथनिक ग्रुप के बेसिस पे होता है, जेंडर के बेस में वुमेन और मेन के बेस पे, सोशल क्लासेस कौन अमीर है कौन गरीब, बहुत सारे लेवल्स पे हम देखते हैं कि असमानता समाज में है। अगर जॉन रॉल्स की बात करें तो उन्होंने एक तरीका मतलब बताया कि हमें ये जो इनइक्वालिटी समाज में असमानताएं हैं उनको हटाने के लिए कोई ना कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका तरीका ये था कि मान लीजिए कि हमें अगर सबको इक्वल जगह पे लाना है, ठीक है, एक स्थान पे लाना है या इक्वालिटी समाज में लानी है, तो जो निचले तबके पे हैं उनको कुछ फेवर्स दिया जाए कि वो बराबर आ जाए जो पहले ही बेटर पोजीशन पे है। मान लीजिए कि हम हर जगह रिजर्वेशन देते हैं, स्कूल्स में क्या है, कॉलेजेस में मान लीजिए एंट्रेंस में, तो एक जर्नल स्टूडेंट है उसको 80% लाना पड़ा है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो एसटी और एससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 70% या 65% ही लाना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें पता है कि जो एसटी और एससी कास्ट से आता है बच्चा, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा है, उसकी फैमिली उस लेवल की नहीं है, तो हम उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं। एक जैसे आपने बहुत हाइट के लोग खड़े हैं और उनको कुछ देखना है जो वो पहुंच नहीं पा रहे, एक दीवार है, तो अगर हम सबको एक ही टाइप का वो स्टैंड दे देंगे तो ऊंचा वाला ऊंचे पे पहुंच जाएगा, वो और ऊंचा पहुंच जाएगा, जो छोटा है वो देख ही नहीं पाएगा। तो एक ये मीम बहुत ज़्यादा चलता रहता है सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो पिछड़ा है उसको थोड़ा ज़्यादा हम पुश दे दें कि वो बराबर आ जाए और लोगों के। ठीक है, हर लेवल पे कहीं ना कहीं माना जाता है कि अगर आपके पास इकोनॉमिक पावर है, मतलब अर्थव्यवस्था आपकी सही हो गई है, आपने एजुकेशन ले ली है, आप अच्छा कमा रहे हो, तो सामाजिक स्थिति भी बदल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है उसका मतलब क्या होता है, या रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा प्रैक्टिस है कि हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो अंडर रिप्रेजेंट ग्रुप है, मतलब जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लोगों को एक तरीके से बेटर पोजीशन पे लाने के लिए हम ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिमिनेशन भी कह रहे हैं, असमानता भी कह रहे हैं, पर पॉजिटिव वाली, मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि किसी को 80% लाना पड़ रहा है, किसी को 70%, तो एक तरीके से तो वो असमानताएं हैं। ठीक है, या भेदभाव है। लेकिन क्यों ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कि एक को आगे लाया जा सके, ठीक है, जो बहुत समय से पिछड़ा है। अगर हम थॉमस विस्कॉफ की बात करें तो वो बोलते हैं कि इस भेदभाव को, इस डिस्क्रिमिनेशन को हम पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि उस ग्रुप का, वो समाज का हिस्सा या वो समाज के लोग जो बहुत पीछे चले गए हैं उनको बराबरी देना, उनको समाज में इक्वालिटी देना। ठीक है, अब मान लीजिए कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चाहे रिजर्वेशन क्यों दी जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में या प्रेजेंट में, कुछ ऐसे भेदभाव या चीज़ें हो रही हैं समाज में जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पीछे ढकेल रही हैं या उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो वो चीज़ें फ्यूचर में ना हो और चीज़ें बेटर हो पाए, समाज बेहतर हो पाए, तो हम करते हैं। कास्ट सिस्टम का हम एग्जाम्पल लें तो वो ऐतिहासिक तौर पे भारत में जाति प्रथा रही है। ठीक है, और कोई ग्रुप ऊपर रहा है, कोई नीचे रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो एक जाति से बिलोंग करता है, और इस वजह से समाज में असमानताएं हैं। तो हमारे को रिजर्वेशन देके या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से क्या करना है कि वो लोग जो पिछड़े थे उनको भी इक्वालिटी समाज में दे दे, स्पेशली सामाजिक और आर्थिक जो है उनका डेवलपमेंट करें। मतलब सामाजिक और आर्थिक, मतलब आप मान लीजिए कि पैसा कमा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोग थोड़ा आपको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जो भी जॉबलेस लोग होंगे वो तो अच्छे से समझ सकते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग, कि पैसे की बहुत रिस्पेक्ट है।
आप कहीं भी चले जाइए सोसाइटी में। और ये पैसा कमाने का तरीका कौन है? एजुकेशन। ठीक है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको नौकरी मिलेगी, आप बेटर पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ी जाएगी। आप यूपीएससी क्लियर करने के बाद किसी को नहीं इज्जत करता, मतलब अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर है, तो इज्जत तो आपकी सब लोग करेंगे। तो ये बात कही जा रही है। अब सोशल इनइक्वालिटीज इंडिया में क्या है या इंडियन सोसाइटी में क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कास्ट, जब भी सामाजिक इनइक्वालिटी की बात आए, सामाजिक असमानता की बात आए और भारत की बात की जाए, तो कास्ट आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कास्ट सबसे मेजर यहाँ पे डिवीजन का या स्ट्रैटिफिकेशन का रीजन रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कास्ट होता क्या है? तो कास्ट, आप जिसमें पैदा हुए हैं आप उसी में मरेंगे। ठीक है, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते कास्ट। एंडोगेमेस है, मतलब आपको कास्ट के अंदर ही शादी करना है। लोकलाइज ग्रुप और ट्रेडिशन भी कुछ एसोसिएट होता है ऑक्यूपेशन से, कि भाई अगर आप इस जाति के हैं तो आपको यही काम करना चाहिए। और इस तरीके से कास्ट के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे बेस्ड होता है। कोई जाति बहुत पवित्र है, कोई जाति अछूत मानी जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर है, उच्च जाति के लोग अच्छे बड़े बड़े वाले काम करेंगे, नीचे जाति के लोग छोटे काम करेंगे। और सेग्रीगेशन है, बंटवारा है कि कौन किस तरीके से संबंध रखेगा, कौन किसके साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, खा सकता है। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है कि ब्राह्मण टॉप पे हैं, शूद्रास जिनको हम अछूत मानते हैं, उन सबसे निचले तबके पे हमारे समाज में आते हैं। एक तरीके से अनटचेबिलिटी उनका है, उनको समाज से एकदम अलग रखा जाता है, समाज से उनको अलग रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई है। अनटचेबिलिटी आज भी समाज में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और बहुत बार इसके लिए हमारे देश में आंदोलन और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पास से होती रही हैं। आपने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि उन्होंने कास्ट के लिए कितनी लड़ाई की। और उनके अलावा बहुत सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए लड़ाई की, बट अभी भी युद्ध जारी ही है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा जो सोशल ग्रुप या जो सामाजिक पर्टिकुलर लोग हैं जिन लोगों ने सफ़र किया है, सहन किया है, वो एक्चुअली शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है, अछूत भी कहा जाता है, डिप्रेस कास्ट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इनको हरिजन कहा था, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, हरि के पुत्र या हरि के बच्चे। ठीक है, एससीज की जो पोजीशन है समाज में, अगर हम बात करें हिंदू सोसाइटी में, तो बहुत ही बुरी स्थिति पे है। एंड हर रीजन में आप किस जगह के एससी हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, या आप किसी भी तरीके के काम करते हो, एक टैग तो रहता है। ठीक है, अगर हम एसटीज की बात करें तो उन लोगों का बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जो कॉमन टेरिटरी होती थी ना, मान लीजिए कि एक गांव है तो उससे दूर कहीं रहा करते थे, जंगलों में, पहाड़ों पे, एकदम आइसोलेटेड अकेले टाइप के एरिया में। ठीक है, ज्योग्राफिकली वो बहुत ज़्यादा अलग रहते थे। और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने खुद को जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, या ज़्यादातर जो अपर कास्ट वगैरह हो गए, या जो भी मतलब मेन लैंड पे रहने वाले लोग थे, उनसे खुद को दूर रखते थे। ठीक है, इसी वजह से ये लोग थोड़ा और पिछड़ गए, वो आर्थिक तरीके से हो, कल्चरली हो। अब खुद को एसटीज भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम जो लोग हैं उनसे। अब दूसरे हम जो तीसरा हमें रिजर्वेशन का हिस्सा है, जिसको हम ओबीसी भी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ये इस तरीके के कास्ट थे जो आर्टिजन कास्ट थे, मतलब जो हाथ के काम और इस तरीके से काम करते थे, जैसे कि बार्बर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, मतलब लोहार हो गया, सुनार हो गया। उसके बाद ये गाय बकरी वगैरह के से संबंधित जो कार्य करते थे, धोबी हो गए, ये लोग इस कास्ट में आते हैं। एंड इनकी भी अगर आप पिछड़ापन को अगर समझाना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला सिचुएशन है यहाँ पे, कि कुछ जातियां पवित्र मानी जाती हैं, जैसे कि ऊपर की दो जातियां या वर्ण आप समझ लीजिए, क्षत्रिय और ब्राह्मण। और फिर ओबीसी को उस लेवल का माना नहीं जाता है। और अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी इंडिया में, तो ओबीसी पैसे के मामले में, लाइक धन के मामले में काफी अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास जमीन वगैरह इस टाइप की चीजें रहा करती थी, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। बस जस्ट कास्ट की वजह से उनको उस तरीके से देखा जाता है। ठीक है,
बहुत बाद में मंडल कमीशन ने ओबीसी का कोटा लेके आते हैं। इनकी रिपोर्ट 1978 में आती है और कहा जाता है कि इस ग्रुप को भी रिजर्वेशन के कोटा में रखें। पहले एसटी और एससीज को ही मिलता था, आर्टिजन्स को, माइनॉरिटीज को, इन सबको बाद में रिजर्वेशन मिला। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हमने सोचा कि नहीं, समाज में कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको हमें मतलब ऊपर लाना है, चाहे उसको रिजर्वेशन देना है, तो शुरू कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में आज़ादी से पहले भी इस तरीके की बात की गई कि कुछ जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है, कुछ पिछड़ा वर्ग, मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, उनको कोई बेनिफिट दिया जाए। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो हिंदू कास्ट स्ट्रक्चर था, मतलब कास्ट सिस्टम जो था, जाति प्रथा थी, बहुत रिजिड थी। ठीक है, हर किसी को अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता था। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत में भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन और चीज़ें हुई जो हिंदू जाति से संबंधित, या हिंदू जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ थी। जैसे कि आप मान सकते हैं कि हिंदू धर्म से दो अलग अलग धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, या इवन सिखिज्म भी हिंदू धर्म से निकल गया, क्योंकि हिंदू धर्म उस प्रकार का हो गया था उस टाइम पे। भक्ति मूवमेंट में भी कई सारे कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन किए गए कि इस तरीके का सिस्टम क्यों होना चाहिए। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें, तो इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कुछ स्टेप्स लिए गए थे कि कास्ट की सिस्टम को हटाया जाए, या कास्ट का जो इफेक्ट है, लाइक बहुत ज़्यादा असमानता जो समाज में कास्ट से संबंधित है, जाति के हिसाब से अब भेदभाव होता है, उसको कम किया जाए। तो सबसे पहले तो इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर लॉ आया, कि लॉ के सामने, कानून के सामने हर सिटीजन इक्वल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। फिर एक कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट भी आता है 1958 में, 1950s में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ एक और होती है, जो कि महाराजा जो मैसूर के होते हैं, जो नॉन ब्राह्मण सेक्शन है समाज का, तो नॉन ब्राह्मण्स मतलब जो भी ब्राह्मण के अलावा जो जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उनका उत्थान करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक कमेटी बिठाते हैं कि हम इसके प्रति काम करेंगे कि किस तरीके से जातियों में इक्वालिटी ले आ जाए। और एक चेयरमैनशिप होती है सर लेस्ली माइलर के साथ, तो उनके साथ मिलके ये लोग कोशिश करते हैं, महाराजा जो मैसूर के होते हैं, कि पिछड़ा वर्ग को ऊपर लेके आए। ठीक है, 1919 का आपको रिफॉर्म पता होगा, तो इस रिफॉर्म में भी हम बात करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको लोकल गवर्नेंस में या पब्लिक बॉडीज में हम वोटिंग राइट और ये सब राइट्स दें, या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी रिजर्वेशन दी जाती है डिप्रेस्ड कास्ट को, यानी जो पिछड़ा वर्ग है उनको बेसिकली एक तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। और स्टार्ट की अगर हम बात करें, तो एससीज जो होते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, उनको 1943 में 8.33% वैकेंसीज गवर्नमेंट सर्विस में दी जाती है। मतलब जो 8.33 मान लीजिए 8% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी एससी लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। और 1946 में इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया जाता है। ठीक है, एंड और भी सपोर्ट बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशन वगैरह में दिया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने मैट्रिक क्लास यानी 10th क्लास पास कर ली, तो कई सारे स्कॉलरशिप वगैरह 1948 में आपको मिलते थे, अगर आप एससी या एसटी हैं तो। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में आज़ादी के बाद, तो आर्टिकल 46 में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि स्टेट हर वो स्टेप्स लेगा, स्टेट वो चीज़ करेगा इम्प्रूवमेंट के लिए कि समाज में एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शन का, यानी सामाजिक और आर्थिक जो उन्नति है वीकर सेक्शन की, कमज़ोर वर्ग की, उनको देखा जा सके, एसटी एससी एंड विमेन। ठीक है, उनको एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस से भी बचाया जाए, कोई उनका शोषण ना करे, इनजस्टिस ना करे, इस तरीके से। बहुत सारे कमीशन भी आते हैं इस टाइम पे एजुकेशन पे, जो कि बताते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन या सिस्टम बनाना जहाँ पे इक्वल एजुकेशन हो, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग जो थे या उच्च जाति के लोग थे वो पढ़ लिख जाते थे, छोटे लोग पिछड़े ही रह जाते थे। राधा कृष्णन कमीशन आती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, वो भी इसके बारे में बात करती है। तो इस तरीके से कई सारे कमीशन रिपोर्ट्स वगैरह हम देखेंगे। मंडल कमीशन क्या कहती है कि ये आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे एसटी और एससी के अलावा एक और कास्ट का ग्रुप है, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कहेंगे, जिनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात की जाती है।
आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 में भी दिया जाता है कि हाँ, ये आप कमेंट में बताइएगा कि आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 में क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल प्रोविजन होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी ऑर्डर्स देती है, गाइडलाइंस देती है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो स्टूडेंट्स हैं उनको फीस में कंसेशन दे, यानी उनसे कम पैसा लिया जाए अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अगर वो कोर्सेज कर रहे हैं तो। उसके बाद रिजर्वेशन तो दिया ही जाता है, आईआईटी हो, एनआईटी हो, इन सब के एंट्रेंसेस में जितने भी गवर्नमेंट के आपको कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ आपको एंट्रेंस में छूट मिलती है, इवन जॉब्स में भी मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और स्टेप लिया कि एजुकेशन का जो बेस है एसटी और एससी स्टूडेंट्स का वो भी ठीक हो, इसीलिए बहुत सारे जगहों पे अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप, कोचिंग, जो इस तरीके के वर्क से बच्चे आते हैं उनको प्रोवाइड किया गया। हॉस्टल, एक रेमेडियल कोचिंग एंड हॉस्टल्स का भी आइडिया दिया गया जहाँ बच्चे रह के शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और पढ़ेंगे। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट और स्कीम्स आती रहती हैं, तो ये सब प्रोवाइड किया गया। ठीक है।